हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ये प्रैक्टिस सेट है। आपको मेरे प्रैक्टिस सेट जो मिले होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट परचेज़ किए हैं 11,500 प्रश्न वाले, उसका जो टेस्ट नंबर 26 है वही ये टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको जो ये वाला सेट है, इसमें आपको फसलों से संबंधित, प्रवास से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, चक्रवात से संबंधित, आपदा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न बनेंगे। जितने आज हो पाएंगे आज करेंगे, अदरवाइज़ हम ये कल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार ये सेट है। इसके पहले मैं 9 सेट करवा चुकी हूँ आपको, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट सेट हैं, क्योंकि ये टोटल तो 100 सेट हैं, टोटल करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवाती जा रही हूँ। ऐसे कुल 9 सेट करवा चुकी हूँ और ये हमारा 10वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश की गई है कि ये टॉपिक संपूर्ण आपका तैयार हो जाए प्रैक्टिस सेट के द्वारा। जो भी प्रैक्टिस सेट आप जिन लोगों ने भी लिए होंगे, आपने देखा होगा, हमने कोशिश करी है कि हर टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए और हर टॉपिक के किस तरह से MCQ बनते हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाए और आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। एक साथ मिलते हैं ये, तो आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी किसी भी प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। पहला है, आपको ये बताना है कि इनमें से क्या सही है। फसलें दी हैं, उनके प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान आपको बताना इनमें से कौन सा सही है, ABCD या E। तो देखो, सबसे पहले बात करें चावल की, तो चावल में प्रथम है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। आपको याद रखना है कि चावल के उत्पादन में यही स्थान है, प्रथम पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पंजाब। दूसरा है गेहूं। गेहूं की बात की जाए तो पहले नंबर पर इसमें उत्तर प्रदेश आता है गेहूं के उत्पादन में। दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। मतलब गेहूं और चावल दोनों में ही तीसरे नंबर पर पंजाब है। मक्के की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मक्का कर्नाटका में होता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में होता है क्या, मक्का। चने की बात की जाए तो चना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है और तीसरे नंबर पर राजस्थान में। ये क्या है, आंकड़े बदलते रहते हैं। ये 2023 का आंकड़ा है। 2023 की जो आर्थिक विकास रिपोर्ट आई थी, आर्थिक विकास सर्वेक्षण वाली, उसमें से ये क्वेश्चन लिए गए। गूगल पे कुछ पुराना डाटा भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो डाटा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का है, तो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी ऑथेंटिक हैं। तो ये फैक्ट सभी याद कर लीजिएगा, तो इसके सभी कथन सत्य हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं, सभी कथन सत्य वाले, और 5-5, 6-6 ऑप्शन इसमें डाले हुए हैं, ताकि आपके हर फैक्ट जो है वो ईजी तरीके से आपको पता चल जाए। अगला है, मोटे अनाज में प्रथम राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जो मोटे अनाज में प्रथम है। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वैसे तो जैसे मोटे अनाज में कोदो, कुटकी वगैरह, बाजरा वगैरह ये सभी आ जाता है। तो वैसे तो मोटे अनाज में मध्य प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। एक श्री दुर्गा अन्न योजना भी आई है, दुर्गावती अन्न योजना, जिसमें जो मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए ही बनाई गई है। 10 रुपये पर किलो के हिसाब से, इस प्रकार से 10 रुपये मोटे अनाज पर दिया जाएगा पर किलो पर। तो इस प्रकार से ये योजना लाई गई है मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए। अब बात की जा रही है मोटे अनाज पर प्रथम राज्य कौन सा है। तो मोटे अनाज में प्रथम राज्य की बात की जाए तो कर्नाटका है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर है और मोटे अनाज में यही राज्य प्रथम है। तो याद रखिएगा, मोटे अनाज में प्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटका है। तीसरा है, कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। देखो, ये हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं 2023 की। वैसे तो आपको गूगल आप करेंगे तो दलहन हो चाहे तिलहन हो, दोनों में ही आपको हमारा मध्य प्रदेश प्रथम मिलेगा। लेकिन 2023 का जो आंकड़ा आया है, उसमें जो राजस्थान है वो तिलहन के उत्पादन में प्रथम आया है और हमारा जो मध्य प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर आया है। तो तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाएगा, दूसरा, और पहला किसका हो जाएगा, राजस्थान का। याद रखिएगा, लगभग 33% मध्य प्रदेश में तिलहन का उत्पादन होता है और 24 समथिंग % दलहन का उत्पादन होता है। तो ये याद रखिएगा। अगला है, कुल दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में प्रथम है। तिलहन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में, और दलहन में प्रथम स्थान पर आया है।
कपास उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? देखो, कपास जिससे कि कपड़ा बनाया जाता है, तो कपास उत्पादन में जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो क्षेत्र काली मिट्टी कपास के लिए जाना जाता है। वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश में भी होता है, लेकिन प्रथम राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यही मेरा प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, मतलब यही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन उठा के मैं बना रही हूँ। ये टेस्ट नंबर जो 26 है वही आपको सॉल्व करवा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कराए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने भी टेस्ट लिया है, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा लीजिए ताकि आप इनका रिवीजन कर पाएँ। इससे बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसके द्वारा मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सरसों उत्पादन में सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ पे पैदा हो रही है वर्तमान में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो सबसे ज़्यादा जो सरसों पैदा हो रही है वो हो रही है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में राजस्थान सरसों उत्पादन में प्रथम है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कहाँ होता है सरसों? मध्य प्रदेश में भिंड और मुरैना में सरसों का उत्पादन होता है। और ओवरऑल इंडिया में बात की जाए कहाँ पे सबसे ज़्यादा सरसों होता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों होता है। अगला है, ग्राम से नगरीय जो प्रवास है वो कितने प्रतिशत हुआ है 2011 में? 2011 में गांव से कितने लोग नगर गए हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास होता रहता है, तो कितने प्रतिशत हुआ है? 22.1% हुआ है। कितना हुआ है? 22.1%। ग्राम से नगरीय प्रवास कितना हुआ है? 22.1% हुआ है। इनमें किन में जो प्रवास की संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवास हुआ है? किस में प्रवास की संख्या सबसे ज़्यादा है? पुरुष में, बच्चों में, महिलाओं में, या कोई नहीं है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रवास होता है वो महिलाओं का होता है। शादी हो जाती है या कोई और अन्य कारण होते हैं तो जिसमें महिलाओं का प्रवास सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रवास की संख्या की बात की जाए 2011 की जनसंख्या की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा प्रवास किसका होता है? महिलाओं का होता है। अगला है, भारत में आंतरिक प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? भारत में आंतरिक प्रवास के 4 प्रकार होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में आंतरिक प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। आंतरिक प्रवास एक तो 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो मेन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसको अंतर क्षेत्रीय प्रवासन भी बोला जाता है। लेकिन नॉर्मली जो होता है आंतरिक प्रवास, ब्रॉड स्तर पर देखें तो 4 प्रकार के आंतरिक प्रवास होते हैं। तो याद रखिएगा, गांव से शहर के लिए हो जाता है, अपने ही शहर से दूसरी जगह पे हो जाता है। तो इस आंतरिक प्रवास का मतलब होता है अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, अपने ही ज़िले में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले गए, या एक ज़िले से एक गांव से दूसरे गांव में चले गए। तो इस प्रकार से आंतरिक प्रवास होता है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो मेन जो श्रेणियों में बांटा जा सकता है उनमें कुछ अन्य कारक होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक कारक हो जाते हैं, श्रेणी हो जाती हैं, ये जनसांख्यिकी हो जाते हैं, पर्यावरणीय हो जाते हैं, आर्थिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कारक इसके होते हैं। अंतर क्षेत्रीय मतलब होता है अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, मतलब या जैसे कि आप किसी एक गांव में रहते हो, बगल में कोई दूसरा गांव है तो आप उसमें चले गए, तो एक प्रवास ऐसा हो जाता है। आप जैसे कहीं भिंड में रह रहे हो, आप दूसरे ज़िले में चले गए, जैसे कि आप अशोकनगर में चले गए, तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में प्रवास हो जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास हो जाता है। तो ये सभी आंतरिक प्रवास में आ जाते हैं। एक बहिर्प्रवास होता है। बहिर्प्रवास मतलब क्या हो जाता है? जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसको बहिर्प्रवास बोलते हैं। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल आंतरिक प्रवास का कितना प्रतिशत ग्राम से ग्राम में हुआ है, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में हुआ है? ऐसा कितने प्रतिशत हुआ है? तो 47.4% हुआ है। एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास कितने प्रतिशत हुआ है? 47.4
4% हुआ है एक गांव से दूसरे गांव में। अगला है प्रवास के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। गांव से गांव 47.4% बिल्कुल सही है, गांव से गांव 47.4 हुआ है। फिर होता है गांव से नगरीय। ये देखो ये 4 प्रकार है जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना कि 4 प्रकार होते हैं आंतरिक प्रवास के, ये चारों ही प्रकार हैं। सबसे पहले ग्राम से ग्रामीण तो 47.4 हुआ है। ग्राम से नगरी, गांव से नगर में गए हैं कितने लोग, 22.60%, मतलब 22.6% गए। नगर से गांव में भी गए हैं कितने, 22.10%, और नगर से नगर में गए हैं 7.9%। तो ये सभी प्रवास के बारे में कथन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। प्रवास जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यूनिट 3 के सिलेबस में, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा डाटा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया है। अपने अगर हमारे थ्योरी नोट्स लिए होंगे तो वहाँ मैंने थ्योरी में भी इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, प्रवास को टेबल बनाकर कितना क्या प्रतिशत रहता है, और ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्टिव में भी इसको सभी फैक्ट को डाला है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है, तो 45.3 करोड़ है। मतलब जो आंतरिक प्रवास हुआ है जिनका भले ही वो गांव से शहर में हुआ है, शहर से गांव में हुआ है, गांव से गांव में या गांव से नगर में, उनकी संख्या कितनी है, 45.3 करोड़ है। किन राज्यों में आंतरिक प्रवास सबसे अधिक है, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रवास हुआ है, उत्तर प्रदेश में आंतरिक प्रवास सबसे अधिक हुआ है। फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइएगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो किन राज्यों में आंतरिक प्रवास सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रवास रहा है। किन राज्यों में अप्रवास सर्वाधिक रहा, अप्रवास मतलब जहाँ पे जो प्रवास है वो सबसे कम रहा है। अप्रवास का मतलब जहाँ पर प्रवास हुआ ही नहीं है। तो अप्रवास सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, प्रवास तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है, अप्रवास हुआ है महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के लोग अपना राज्य छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, मतलब बहुत ही कम गए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के लोग अपना राज्य छोड़ के, अपने ज़िला छोड़ के, अपने क्षेत्र छोड़ के जगह एक दूसरी जगह गए हैं। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे कम ऐसा प्रतिशत रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग हैं जो जहाँ हैं वहीं रहना ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहीं पर ही जीवन की जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो वहीं पर ही मिल रही हैं। सभी सुविधाएं हो, रोजगार हो, सब महाराष्ट्र में ही अवेलेबल हो रहा है। तो महाराष्ट्र में जो है प्रवास सबसे कम रहा है या अप्रवास सर्वाधिक रहा है। जनघनत्व की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे ओवरऑल भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पश्चिम बंगाल में है। फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट ये जो आया है यही प्रैक्टिस सेट है जिससे मैं आपको करवा रही हूँ। इसी प्रैक्टिस सेट के अंदर जो टेस्ट नंबर 26 मिलेगा ये क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा यूनिट 6 के करीब 1500 MCQ 1500 प्लस MCQ हमने किए हैं। यूनिट 1 के करीब 1300 प्लस MCQ हैं। यूनिट 5 के करीब 1200 प्लस MCQ हैं। और करंट अफेयर्स जो यूनिट 8 है उसके भी हमने करीब 1300 से 1400 MCQ या 1300-1400 प्रश्न डाले हैं। जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है वहाँ हमने ज़्यादा फोकस किया है, उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया है और उन्हीं के ज़्यादा MCQ लिए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट, इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 रुपये की है। आप परचेस कर सकते हैं, मोबाइल में PDF के रूप में मिल जाएगी। अगर इसकी हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं तो 1399 प्लस इसमें कुरियर चार्ज 90-100 रुपये जो भी आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा, तो उसकी हार्ड कॉपी भी मिल सकती है। और साथ में एक ग्रुप भी मिलेगा तैयारी जहाँ पर हम करवाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। साथ में अगर आप प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, थ्योरी भी पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे ये थ्योरी नोट्स भी ले सकते हैं। ये नोट्स की क्वालिटी ये है कि ये हैंड रिटन तैयार किए गए हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, जहाँ पर एग्ज़ाम रिवीजन की बात की जाती है वहाँ रिवीजन पॉइंट दिए हुए हैं बहुत ही सरल भाषा में। और
एक और आपके लिए गुड न्यूज़ दे दूं कि हमारा जो पेपर 4 है मेंस का, उसके भी नोट्स बहुत जल्दी तैयार होने वाले हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं हमारे थ्योरी नोट्स प्रीलिम्स के या हमारे प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी आने वाली, वैकेंसी बहुत आने वाली है। मध्य प्रदेश का जो डेयरी संघ है वहाँ पर भी कुछ पद स्वीकृत हुए हैं अभी, और जैसे ही चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप महिला सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो महिला सुपरवाइज़र की ये टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको करके आप बुक कर सकते हैं। 1399 प्लस 100 रुपीज़ इसका कुरियर चार्ज है। और साथ में एक ग्रुप मिल रहा है जहाँ पर रोज़ तैयारी करा रही हूँ। ग्रुप का टारगेट ही ये है कि करीब 1500 से 16,000 MCQ आपको मैं कवर करवा दूँ। तो कोई भी नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में जाति आधारित जनगणना सबसे पहले कब शुरू हुई थी? जाति आधारित जनगणना 81, 1881, 1871 या 1991। तो जाति आधारित जनगणना सबसे पहले शुरू हुई थी 1881 में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको शुरुआत का कहा जाता है। अगला है, एकमात्र राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी जनसंख्या में कमी आई है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो नागालैंड ऐसा राज्य है। मतलब 2011 की जनगणना में वृद्धि हुई है अभी 21%, लेकिन एक राज्य ऐसा है मध्य प्रदेश का जिसकी जनसंख्या कम हुई है। तो वो मध्य प्रदेश का नहीं, सॉरी, भारत का। तो एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी जनसंख्या में कमी आई है, वो कौन सा राज्य है? वो है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अगला है, निम्न में सही कथन छाटिए, इसमें बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व 382 है, बिल्कुल सही है। भारत का जनघनत्व 382 है। साक्षरता भारत की कितनी है? 80.9% है, ये भी सही है। लिंगानुपात भारत का 943 है, ये भी सही है। दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। मतलब 10 सालों में 2001 से 2011 में कितनी जनसंख्या वृद्धि में कितना प्रतिशत हुआ है? 17.7% हुआ है। तो ये सभी कथन इसमें सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला बताना है, निम्न में से सही कथन छाटिए। नगरीय प्रतिशत भारत का कितना है? 31.01%, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 51.47% है। महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है? देखो, पुरुष का है 51.47% है पुरुष का, और महिला का है 31.6%। सर्वाधिक महिला साक्षरता कितनी है? केरल की है सर्वाधिक महिला साक्षरता, 92.1% है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता केरल की है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये महिला साक्षरता ये 13.6 नहीं 48.6% है। इसको अपडेट कर लीजिएगा। 48.6% महिलाओं की है, और पुरुषों की कितनी है? 51.47% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल की है, 52.1%। तो ये उपरोक्त सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान घटते क्रम में लिखिए। मतलब जो सबसे पहले है उसको पहले लिखना है, और जो सबसे बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। तो देखो, घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले दिल्ली का घनत्व ज़्यादा है तो पहले पे यही आ जाएगा। उसके बाद चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ का दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर पुडुचेरी है तो तीसरे पे पुडुचेरी आ जाएगा, चौथे पे दमनदीप आ जाएगा, और पाँचवें पे लक्षद्वीप आ जाएगा। मतलब सभी क्रमांक इसके ये इसी वाइज होंगे, इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश है। शुरू के 3 तो याद ही रख लीजिए, तो बाकी कर लोगे दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। पिछली बार MPPSC में इसी प्रकार से क्रमांक आए थे, इसलिए हमने ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे डाले हैं। अगला है, लिंगानुपात के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्रमानुसार लगाइए। लिंगानुपात नंबर दिए ही हैं। सबसे पहले केरल, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है 1048। उसके बाद पुडुचेरी का है, पुडुचेरी का 1037 है। फिर तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का 995 है, और आंध्र प्रदेश का 993 है। ये शुरू के टॉप 4 ऐसे राज्य हैं भारत के जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ये सभी क्रमांक सही हो जाएंगे।
अगला है सर्वाधिक साक्षरता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घटते क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले है केरल, दूसरे पे है लक्षद्वीप, तीसरे पे है मिजोरम, चौथे पे है गोवा और पांचवे पे है त्रिपुरा। तो सभी क्रमांक सही होंगे। यही वाला क्वेश्चन अभी 2023 के प्री में भी आया था, सभी लोगों ने लगाया होगा और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी हो गया था। किसी ने गोवा को यहाँ 3rd नंबर पे कर दिया था और मिजोरम को 4th नंबर पे कर दिया था। तो मिजोरम 3rd पे आएगा और गोवा 4th पर आएगा। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व है, बिहार का जनघनत्व कितना है? 1102 है बिहार का जनघनत्व। बिहार का जनघनत्व कितना है? 1102 है और सर्वाधिक जनघनत्व है। अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में होगा तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, बिहार रहेगा तो बिहार आ जाएगा। अगला है बिहार के बाद सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? मैंने अभी बताया था बिहार के बाद अगर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है तो पश्चिम बंगाल का है और सबसे ज़्यादा बिहार का है। सबसे कम जनघनत्व की बात की जाए तो सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनघनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा बिहार का है। बिहार अगर नहीं होगा तो वेस्ट बंगाल रहेगा। मध्य जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं जिनका जनघनत्व मध्यम है? गोवा, असम, महाराष्ट्र या सभी? तो ये सभी ऐसे फैक्ट हैं जिनका जनघनत्व जो है वो मध्यम कैटेगरी के जनघनत्व में आते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन हुआ। अब ये जो अगला जो टॉपिक है वो चक्रवात से संबंधित है और चक्रवात हुआ, ये चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। पूरे भूकंपीय आपदा से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे और ये ऊर्जा संस्थानों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। किसका कितना उत्पादन होता है, किस खनिज का कितना उत्पादन हुआ, ये पूरा रिपोर्ट है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सभी लोग ये 13 से 26 ज़रूर लगा लीजिएगा जिन्होंने हमारा ये प्रैक्टिस सेट ले लिया है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।